आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के मेजर का सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझाइए तथा इसके सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन बनने वाला है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके विषय क्षेत्र के महत्व का वर्णन कीजिए और व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ को समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है और हमें एग्जाम में किस तरह लिखना है। और मैं इस वीडियो में आपको समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, महत्व, विषय क्षेत्र और व्यष्टि और समष्टि में अंतर सब कुछ के अंदर हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स आपको एक ट्रिक के माध्यम से रटाया जाएगा। यानी आपको कभी इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर करके समझाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र को एक और नामों से जाना जाता है जिसे हम बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र को हम बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। किन्स की पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आर्थिक समष्टि अर्थशास्त्र का व्यापक अर्थशास्त्र के विकास के महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किन्स ने अपने पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में व्यापक अर्थशास्त्र के विकास के महत्वपूर्ण स्थान का वर्णन किया है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल रोजगार एवं राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। यानी कुल उत्पादन मतलब देश में एक साल में 100 लाख टन गेहूं उत्पादन हुआ तो पूरे देश का उत्पादन है, ये किसी एक किसान का नहीं है, इसलिए इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे कुल बचत यानी पूरे देश के लोग मिलकर 5 लाख करोड़ की बचत करते हैं तो ये व्यक्तिगत बचत नहीं होगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था की बचत है, इसलिए हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे कुल उपभोग, देश में लोग साल भर में 20 लाख करोड़ खर्च करते हैं तो पूरे देश का खर्च है, इसलिए इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे। यानी जब बात कुल टोटल की हो तो वही समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो आप नॉर्मली भाषा में समझिए, पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। देश के अंदर जितने छोटे छोटे कंपनी हैं, जितने छोटे छोटे रोजगार हैं, उन सब को मिला के एक उसके अंदर के पूरे देश के जो राष्ट्रीय आय है, उसके कंपनी के अंदर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, देश की कुल बचत है, कुल आय है, कुल उत्पादन है, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की एग्जैक्ट परिभाषा आपको पेपर में लिखने लायक कौन सी परिभाषा परफेक्ट है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार बृहद अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन से नहीं होता अपितु इन मात्राओं के समूहों से होता है। इनका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है और व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमत स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से लिख लेंगे। अगर आपको याद करने में कठिनाई होती है तो आप इस तरह याद करिए, अगर आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है तो आप इस तरह याद करिए। बृहद अर्थशास्त्र का संबंध यानी समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्रा से नहीं होता बल्कि समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता यानी खुद के आय से नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमत से नहीं होता बल्कि कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। बहुत सरल परिभाषा है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, जिसको हम पॉइंटों में अध्ययन करेंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से रटाएंगे। यानी जो इनके पॉइंट है आपको हम ट्रिक के माध्यम से रटाएंगे कि आप इनके पॉइंट को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इनके पॉइंट को पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद इसके पॉइंट को हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से रटाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आय एवं रोजगार का निर्धारण। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आय एवं रोजगार का निर्धारण। आय एवं रोजगार का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार पर निर्भर करती है, इसलिए इसके अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्रियों का प्रतिपादन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति का आय का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय आय रोजगार पर निर्भर करती है, इसलिए इसके अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित रोजगार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी देश की कुल आय कितनी है, कितने लोगों को मिल रहा है, इसका अध्ययन क्या होता है, बेसिक से होता है, बेसिक स्थिति से बताता है और इस स्थिति को हम आय एवं रोजगार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कीमत स्तर। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
प्रचलित सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है और यह कीमत स्तर से होने वाले परिवर्तन जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन भी कीमत स्तर के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक विकास। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विकास सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अर्थशास्त्री हैं उनके जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी जिससे देश के आर्थिक विकास के लिए विकास मॉडल भी निर्धारित किया जा सके। यानी देश की उत्पादन क्षमता जीडीपी और प्रगति की गति का अध्ययन से पता चलता है कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देश की विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है आय का उचित वितरण, यानी राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र में वितरण किस प्रकार किया जा रहा है और इस संबंध में विभिन्न विद्वान जैसे रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, कीन्स और काल्डोर आज विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए और इसका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया। यानी जो वितरण का सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। फिर अगला पॉइंट आता है नीतियां एवं विदेशी व्यापार, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लोक वित्त, राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा के मूल्य निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आर्थिक नीति इत्यादि यानी सभी से संबंधित सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी जितने विदेशी व्यापार हैं, सरकार की नीतियां हैं, टैक्स है, इंटरेस्ट है, इन सब का अध्ययन क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। तो हमने आपको इसका डिटेल से अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसको रटेंगे कैसे, नहीं इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाएंगे कैसे। तो एक काव्य है उसके माध्यम से आप इसके पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा है आय रोजगार, तो आय रोजगार से शुरुआत हो, यानी शुरुआत में क्या है आय रोजगार, तो आय रोजगार से शुरुआत हो, कीमत से हालत का पता हो, विकास से आगे बढ़े देश, वितरण से बराबरी का संदेश, नीति व्यापार संभाले हाल, यही समष्टि का कमाल। आप इस काव्य को याद कर लीजिए, आप सारे पॉइंट को अपने आप याद हो जाएंगे। यानी आय रोजगार से शुरुआत हो, कीमत से हालत का पता हो, विकास से बढ़े आगे देश, वितरण की बराबरी का संदेश, नीति व्यापार संभाले हाल, यही समष्टि का कमाल। तो आई होप कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है, यानी सारी समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं होता। तो संक्षेप में हम कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्नलिखित आधारों पर मूल्यांकित किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन इस आधार पर करेंगे। तो दोस्तों हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कभी नहीं भूलेगा और हमेशा याद रहेगा। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में सबसे पहला पॉइंट है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जटिल अर्थव्यवस्था को संचालन करने में और समझने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन कैसे, तो आप एक स्टोरी सुनिए। कल्पना कीजिए कि एक देश है अर्थनगर, जिसका क्या नाम है अर्थनगर। यह कोई छोटा गांव नहीं बल्कि पूरा देश है जहां लाखों लोग काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और बचत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती है और कहीं बेरोजगारी और कहीं महंगाई और कहीं गरीबी आ जाती है। अब क्या होता है कि सरकार सोच में पड़ गई कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे समझें। तभी पहला पॉइंट हमारा आता है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। यानी सरकार ने देखा किसान उत्पादन कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, व्यापारी बेच रहा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। तभी समष्टि अर्थशास्त्र ने पूरा नक्शा दिखाया, यानी समष्टि अर्थशास्त्र ने समझाया कि कौन सी चीज़ किस पर असर डाल रही है। इसका अर्थ निकल आया कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था के जटिल संचालन को समझने में मदद करती है। समष्टि अर्थशास्त्र ने क्या किया, पूरा नक्शा दिखा दिया कि कौन किस चीज़ पर असर डाल रही है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, पूरी अर्थव्यवस्था के जटिल संचालन को समझने में मदद करती है, सहायक होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायता प्रदान करती है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। फिर हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। अब सरकार ने सोचा महंगाई बढ़ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो सोचता है कि टैक्स कम करें, खर्च बढ़ाएं या फिर ब्याज दर घटाएं। लेकिन अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे या फिर खर्च बढ़ाएंगे या फिर ब्याज दर कम करेंगे, फिर भी
नुकसान होगा, और बिना सोचे नुकसान तो होगा ही। तो फिर समष्टि अर्थशास्त्र ने बताया कि कौन सी नीति सही होगी, यानी कौन सी स्थिति में कौन सी नीति सही होगी, तो यह सरकार को सही आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र ने सरकार को सही आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करता है ना, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। तो दूसरा महत्व भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं तीसरे महत्व में। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप काम करती है। वो कैसे? सरकार का लक्ष्य था सभी को रोजगार मिले, गरीबी कम हो, अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन रास्ता क्या हो? तो समष्टि अर्थशास्त्र ने फिर दिशा दिया कि किस तरह योजना बनाकर इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो समष्टि अर्थशास्त्र ने क्या किया? यह बताया कि किस तरह योजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, यानी अर्थशास्त्र के उद्देश्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन देता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो उद्देश्य प्राप्त करने में मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाता है। तो आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, दूसरा पॉइंट आपको कंफर्म हो गया होगा। फिर तीसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप, यानी जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है उसके अनुरूप ही समष्टि अर्थशास्त्र चलता है, यानी मार्गदर्शन देता है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अब ध्यान दीजिए, जब पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर सबका काम बढ़ने लगा, यानी बड़े स्तर पर सुधार हुआ। छोटे स्तर पर भी फायदा होता है, जब बड़े स्तर पर सुधार होता है तो छोटे स्तर को भी फायदा होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक सिद्ध होता है। फिर आता है अगला पॉइंट, पांचवा, समष्टि आर्थिक विरोधाभास को समझने में सहायक। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? एक दिन अजीब बात हुई, यानी क्या होती है कि अजीब बात होती है, लोगों ने ज्यादा बचत करना शुरू कर दिया। अब सोच रहे थे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने बचत कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे थे? पैसा बचा रहे थे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। वो तो पैसा बचा रहे थे लेकिन बाजार में खरीदी कम हो गई। जब आप पैसा रखने लगोगे, बचत करने लगोगे, सामान नहीं खरीदोगे कि हम पैसा बचाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे। तो जब खरीदी कम हो गई तो उत्पादन घट गया। जब कोई खरीद नहीं रहा तो उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा है। जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी कम जाएगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा। यानी हम तो बचत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विरोधाभास को समझने में भी मदद करता है। तो हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसके विरोधाभास को समझने में सहायक सिद्ध होगा। हम बचत तो कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उत्पादन भी घट रहा था, रोजगार भी कम हो गया था और खरीदी भी कम हो गई थी। तो इस कैसे पता चला? हमें समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से पता चला। तो आई होप कि आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं थी, कुछ खतरे थे जिनको हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों की योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा होता है। यानी यह आवश्यक नहीं होता कि हम व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात सत्य है वो संपूर्ण समाज के लिए सत्य होगा। यानी अगर एक व्यक्ति अपनी बैंक से जमा निकालता है तो उसे कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि सभी खातेदार एक बैंक से अपनी जमा निकालने लगेंगे तो बैंक व्यवसाय का ठप हो जाएगा। नहीं, जिसे समझिए, अगर एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा किया तो अपना पैसा निकालने गया तो कोई खतरा नहीं है, वो अपना पैसा जमा किया तो निकाल लेगा। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। यानी एक व्यक्ति निकाल रहा है पैसा तो कोई खतरा नहीं है। अगर सभी व्यक्ति बैंक से अपना पैसा निकालने लगेंगे तो बैंक ही बंद हो जाएगा। तो अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र काम करता है तो सही है, लेकिन अगर समष्टि अर्थशास्त्र काम करेगा तो फिर खतरा ही है, यानी पूरा बैंक बंद हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र किस काम का? तो व्यक्तिगत इकाइयों की योग के आधार पर अगर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें खतरा होता है। आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वह नीतियाँ जो समूह की बनावट पे ध्यान नहीं देती वह कभी कभी भ्रमात्मक यानी परिणाम दे जाती है, घुमाव फिराव परिणाम दे जाती है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लेते हैं 1990 और 1995 में उत्पादन स्तर समान है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, परंतु यह संभव है कि अगर 1990 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा तथा औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कम हो तो 1995 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन कम और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो। अतः समूह के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना या नीति बनाना उचित नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर हम देखते हैं कि 1990 और
1991 में जो उत्पादन प्रणाली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम ये नहीं मानेंगे कि अगर हम 1990 और 1991 में कोई परिवर्तन नहीं है तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा भ्रम होगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है विजातीय समूहों की समस्या। अब ये विजातीय समूह क्या है? समष्टि विश्लेषण में आवश्यक नहीं कि जिस समूह का अध्ययन किया जा है वह सजाती हो, यानी समष्टि विश्लेषण में आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों से बना हो, यानी समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई हो जिनका पारस्परिक संबंध नहीं है, जिससे समूह निकालने में निष्कर्ष सही नहीं होंगे। फिर अगला पॉइंट होता है एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करता है, यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो कुछ लोगों की आय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों की थोड़ी आय बढ़ती है फिर नहीं बढ़ती है। इतना ही नहीं कि आय के वितरण असमान होने की स्थिति में संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि बावजूद व्यक्ति के अधिक गरीब हो जाएंगे। कहने का मतलब कि एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है, यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो कुछ लोगों की आय बढ़ जाती है, कुछ लोगों की आय नहीं बढ़ती या फिर थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अगर राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि के बावजूद थोड़ी सी व्यक्ति अगर अधिक गरीब हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो ये रही समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहद एवं एक समग्र की इकाई के रूप में अध्ययन होता है। फिर दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो होता है वो सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है यानी सीमित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का विस्तृत रूप होता है। फिर तीसरा अंतर है यह यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन की ओर संकेत करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपयोग, कुल उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय की ओर संकेत करता है। फिर चौथा अंतर है सात व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति को प्रस्तुत करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन एवं उपयुक्त नीति प्रस्तुत करता है। फिर पांचवा अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फार्म, उद्योग एवं उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव एवं आर्थिक मंदी एवं अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। फिर छठवां अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। फिर सातवां अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से संबंधित है। फिर आठवां अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना सरल है और समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना कठिन एवं दुविधापूर्ण है। आई होप कि आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है अच्छे से समझ में आ गया होगा।